नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। विदेशी चंदा खेलिए गंदा। जी हां, क्या भारत में विदेशी पैसे के दम पर नरेंद्र मोदी को चुनाव में हरवाने की साजिशें रची जा रही थी या साजिशें रची गई थी? क्या लगातार नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुहिम चलाने के लिए विदेशों से पैसा आ रहा था? क्या 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों को सीधे सीधे विदेशी पैसे के माध्यम से प्रभावित करने की कोशिश की गई? ये तमाम सवाल हैं जिनको लेकर पिछले कई समय से देश में लगातार चर्चा हो रही है। और ये चर्चा आज की नहीं है। मैं बार बार याद दिलाता हूं, जब कभी भी चर्चा होती है बार बार याद दिलाता हूं। इस बात का खुलासा बाकायदा रूस की एजेंसियों ने किया था 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद। और उन्होंने कहा था, विदेशी एजेंसियों ने कहा था कि भारत के चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश हुई है और विदेशों से भारत के चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश हुई है। लेकिन इस बीच अब अमेरिका में जो सत्ता परिवर्तन के बाद बड़े खुलासे हो रहे हैं, उनसे इस पूरे मामले में, इस पूरी साजिश का एक और नया चैप्टर खुल गया है। अमेरिका में रिजीम चेंज के बाद, ट्रंप और एलन मस्क के आने के बाद, अमेरिका में जो एलन मस्क जिस विभाग को संभाल रहे हैं, अमेरिका में दक्षता विभाग, सरकारी दक्षता विभाग डोजे, उस विभाग की ओर से यह खुलासा पहले ही हो चुका है कि यूएसएड के नाम पर अमेरिका लगातार जिन देशों में पैसा भेज रहा था, उस रकम पर रोकने का ऐलान किया जा चुका है। लेकिन अब इसको लेकर एक और बड़ा ऐलान हुआ। लेकिन उस ऐलान पर उससे पहले याद दिला दूं कि दो टूक में अभी एक हफ्ते पहले ही हमने इस बात पर चर्चा की थी कि क्या भारतीय चुनाव में सीधा सीधा दखलंदाजी हुई है और क्या भारत के चुनाव आयोग में सीधा सीधा जो है हस्तक्षेप हो गया। मैं आऊंगा विषय पर, लेकिन इस वक्त सीधा रेखा गुप्ता के पास चल रहे हैं। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री, उनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस, पहली कैबिनेट बैठक के बाद। जरा चलते हैं सीधे। तो स्वागत, अभिनंदन। सबसे पहले तो मैं हमारे सभी मंत्रियों का आपस में जो विभागों का विभाजन हुआ है उसकी जानकारी आपको देना चाहूंगी। मेरे पास एज ए चीफ मिनिस्टर जो विभाग रहने वाले हैं उसमें जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, सर्विसेज, फाइनेंस, रेवेन्यू, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, लैंड एंड बिल्डिंग, इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन, विजिलेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, प्लानिंग एंड अदर डिपार्टमेंट not allocated to any other minister. श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, PWD, Legislative Affairs, Irrigation and Flood Control, Water and Gurudwara Elections. श्री आशीष सूद जी, आपके पास होम, पावर, अर्बन डेवलपमेंट, एजुकेशन, हायर एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन। सरदार मजिंदर सिंह सिरसा जी के पास इंडस्ट्रीज, फूड एंड सप्लाईज, एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। रविंदर सिंह इंदर जी के पास सोशल वेलफेयर, वेलफेयर फॉर SC एंड ST, कॉपरेटिव्स एंड इलेक्शन। श्री कपिल मिश्रा, लॉ एंड जस्टिस, लेबर, एम्प्लॉयमेंट, डेवलपमेंट, आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेज एंड टूरिज्म। पंकज कुमार सिंह, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ट्रांसपोर्ट, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। ये विभाजन है हम सभी का, अलग अलग विभागों को कार्य जो बांटे गए। आज की जो कैबिनेट मीटिंग हुई उसमें हमने मुख्यतः दो बड़े एजेंडाज पे डिस्कशन किया और उन्हें पास किया, जिसमें सबसे प्रथम आयुष्मान योजना
जो इससे पहले की सरकार ने रोक रखी थी योजना, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में वो योजना दी, परंतु दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी के चलते वो दिल्ली को योजना नहीं मिल पाई थी। तो आज की पहली कैबिनेट मीटिंग में ही हमने अपनी ओर से आयुष्मान योजना दिल्ली में जो टॉपअप के साथ 5 लाख का टॉपअप जो हम दिल्ली सरकार की ओर से देंगे और 5 लाख रुपए केंद्र सरकार की ओर से दिया जाएगा, उसे सर्वसम्मति से पारित किया है, जो कि अपनी फॉर्मेलिटीज के बाद एज अर्लीस्ट लागू किया जाएगा। दूसरा विषय, कैग की रिपोर्ट्स, 14 रिपोर्ट्स पेंडिंग हैं जो कि पिछली सरकार ने टेबल नहीं की। पहला ही हाउस जो होगा उसमें उन रिपोर्ट्स को पेश किया जाएगा। आज की कैबिनेट में ये भी पास किया गया है। तो ये दोनों चीज़ें जो आज हमने यहाँ पास की और बाकी चीज़ों पर डिस्कशन किया, बाकी भी जो हमारा एजेंडा है, जो हमारी कमिटमेंट्स हैं, बहुत जल्द एक एक को आकार दे करके हम उसे पास करेंगे और आप सभी के समक्ष उसे प्रस्तुत करेंगे। तो आयुष्मान योजना अब दिल्ली की जनता के लिए खुलने के लिए तैयार है और दिल्ली की जनता को मैं बधाई देती हूँ कि आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो दिल्ली में बनाई, उनके आते ही आप सभी के लिए आयुष्मान योजना, जो कि फैमिली भी और 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों के लिए भी, दोनों योजनाओं को हम पूरी तैयारी के साथ उसको पब्लिक के बीच में लेके आने के लिए उसे अप्रूव कर दिया गया। थैंक यू। मैम, जो आयुष्मान योजना है 5 लाख का टॉपअप को किस कैटेगरी को दिया जाएगा, उसका क्या प्रोसीजर थोड़ा देख सकते हैं? जो कैटेगरी है इसके लिए, आयुष्मान योजना के लिए, वो प्रिसाइज है उसमें और उसी कैटेगरी को वो दिया जाएगा। इसके लिए हम आपको डिटेलिंग दे देंगे और जितने भी लोग हैं इसके लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा, हमें सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ MOU करना होगा। तो आज हमने अपनी ओर से फॉर्मेलिटीज़ यहाँ पूरी कर दी है। बहुत जल्द, क्योंकि पिछली गवर्नमेंट ने कुछ कोर्ट में लिटिगेशन भी इसके खिलाफ डाला था, तो उसको भी हमने वापस लेने के लिए अपनी ओर से प्रोसीडिंग शुरू कर दी है। तो वो सारी प्रोसीडिंग पूरी होते ही हम लोग इस योजना को पब्लिक डोमेन में ले आएंगे। विधानसभा सत्र को लेकर क्या प्लानिंग, कब से होगा, कैसे होगा, कुछ अभी हमने प्रपोज डेट्स कुछ निकाली है, तय होते ही आप लोगों को जानकारी देंगे। उसमें भी ऐसा है, उस योजना पे भी आज हमारा डिस्कशन हुआ है। उसमें बहुत सारी चीज़ें जो तय करने वाली है, क्योंकि विदाउट रजिस्ट्रेशन हम उसे किस कैटेगरी को और कहाँ देंगे, तो वो उसके लिए भी आज हमारी चर्चा हुई है। उसमें अभी और भी डिस्कशंस की जरूरत है, उसको हम अगली मीटिंग के साथ संपन्न करेंगे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू। तो रेखा गुप्ता दिल्ली की नई मुख्यमंत्री, आज कैबिनेट की पहली बैठक उन्होंने की और कैबिनेट की बैठक के बाद उन्होंने एक तो विभागों के बंटवारे के बारे में बताया कि किस मंत्री को कौन सा विभाग रहेगा और उनके पास कौन से विभाग रहेंगे। और उन्होंने कहा कि कैबिनेट की पहली बैठक में 2 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। एक, आयुष्मान योजना जो है वो दिल्ली में भी अब लागू होगी। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने आयुष्मान योजना दिल्ली में लागू होने से रोक लगा रखी थी, दिल्ली के लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिलता था, लेकिन अब ये योजना दिल्ली में भी लागू हो गई है। तो आयुष्मान योजना में जो लोग जो है रजिस्टर्ड होंगे उनको 10 लाख रुपए तक की मदद मिलेगी। 5 लाख रुपए केंद्र सरकार के और 5 लाख रुपए दिल्ली सरकार के। तो 10 लाख रुपए की निःशुल्क जो है जो हेल्थ एक तरह की है उसको लेकर के खर्च होंगे। दूसरा जो उन्होंने कहा कि 14 कैग रिपोर्ट हैं जो अरविंद केजरीवाल की सरकार ने उनको रोक रखा था और कैबिनेट ने आज फैसला लिया कि ये सभी 14 रिपोर्ट्स जो पहली विधानसभा बैठेगी, विधानसभा का जो पहला सत्र होगा उसमें ये 14 की 14 रिपोर्ट टेबल की जाएंगी। ये 2 महत्वपूर्ण फैसले और कैबिनेट का जो टीम बनी उसको लेकर उन्होंने हमको बताया। चलिए, इसके साथ ही जो है अगर मैं सही हूं तो मेरे गिरीश निशाना हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ रहे हैं। नहीं, चलिए ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण फैसले हमने आपको जानकारी दी और एक बार फिर लौटते हैं 2 टूक में आज के विषय पर, क्योंकि ये खबर आई थी, बड़ी खबर थी।
लाइव हमने आपको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई, रेखा गुप्ता की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। और अब लौटते हैं आज की दो टूक के विषय पर। जैसे मैंने आपको बताया कि पिछले हफ्ते ही हमने लगातार इस पर डिस्कस किया था कि कैसे क्या भारत के चुनाव आयोग में कोई घुसपैठ हुई थी, भारत के चुनाव आयोग में, क्योंकि 2012 में एक ऐसी संस्था के साथ जो है करार हुआ जिसको लेकर उंगलियां उठ रही हैं। चुनाव आयोग ने ये करार किया था और उसको लेकर लगातार उंगलियां उठी और इस पर सवाल भी उठे थे। हालांकि जो मुख्य चुनाव आयुक्त उस वक्त के थे एसवाई कुरैशी, उन्होंने कहा कि ये जो है समझौता ज़रूर हुआ था, लेकिन उन्होंने किसी भी पैसे की लेन देन की बात से इनकार किया था। लेकिन अब जो है एक बड़ा खुलासा, एलन मस्क ने पहले कहा था कि $21 मिलियन भारत को मिलते थे भारत में वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए, उसको रोक दिया गया है। और अब जो है एलन मस्क, माफ कीजिएगा, डोनाल्ड ट्रंप ने खुद जो है एक बड़ा खुलासा किया और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि $21 मिलियन यानी 180 करोड़ रुपए भारत को दिए जा रहे थे और उन्होंने ये संकेत दिए कि क्या ये 180 करोड़ रुपए भारत में रिजीम चेंज को लेकर दिए जा रहे थे। सुनिए जरा डोनाल्ड ट्रंप ने जो खुलासा किया और उस खुलासे पर जो रिएक्शन आ रहे हैं, क्योंकि वो अपने आप में बहुत बड़ी खबर है और इन साजिशों को बल देती है कि भारत में रिजीम चेंज के लिए जैसे बांग्लादेश में रिजीम चेंज हुआ, क्या उसी तरह से भारत में रिजीम चेंज के लिए अमेरिका की तरफ से, यूएसएड की तरफ से कोई बड़ी रकम भारत में कुछ तत्वों को भेजी जा रही थी। आखिर कौन से लोग हैं जिनको यह पैसा मिल रहा था और कौन लोग हैं जो भारत में सरकार को गिराने की साजिशें रच रहे थे? इन सब पे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा और उस पर रिएक्शंस। And $21 million for voter turnout in India. Well, why are we giving $21 million to India? They got a lot of money. They're one of the highest taxing countries in the world in terms of us. We can hardly get in there because their tariffs are so high. I have a lot of respect for India. I have a lot of respect for the Prime Minister. He just left, as you know, 2 days ago. But we're giving $21 million for voter turnout. It's voter turnout in India. What about like voter turnout here? Oh, we've done that, I guess. We did 500 million, didn't we? It's called the lock boxes. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से टिप्पणी की है कि अमेरिका में पूर्व की सरकारों की तरफ से $21 मिलियन वोटर टर्नआउट को बढ़ाने के लिए खर्च किया जा रहा था। उन्होंने सवाल भी खड़ा किया है किसके लिए इस अनुदान को उन्होंने बंद कर दिया है। और आपको याद होगा राहुल गांधी विदेश में जाके कहा करते थे कि लोकतांत्रिक देश भारत में लोकतंत्र पर जो खतरा है उसको लेकर चिंता नहीं करते। याद होगा विदेश में राहुल गांधी का ये बहुत कई बार कमेंट है, उस पर हम लोगों ने प्रतिक्रिया भी दी है। तो विदेश में भारत के लोकतंत्र को कमजोर करने का षड्यंत्र कर रहे थे और राहुल गांधी अपील कर रहे थे कि बड़े लोकतांत्रिक देश भारत के लोकतंत्र को सफल करने में मदद करें, तो राहुल गांधी को जिताने में मदद करें। इनको वोट नहीं मिलता, हार जाते हैं बार बार। और आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कंफर्म किया है कि $21 मिलियन का असिस्टेंस था जिसको मैंने कैंसिल किया है। वो अमेरिका तक है, एड उनका है, वो किसको देना चाहते हैं किसको नहीं देना चाहते हैं वो फैसला हमारा कहाँ पर नहीं होना चाहिए। और वैसे भी ना फॉरेन इंटरफेरेंस की फिलहाल कोई सबूत तो नजर नहीं आ रही है। हमें तो ना पता है इलेक्शन कमीशन को फिर इस चीज का जवाब देना होगा, क्या हमारे इलेक्शंस में कहीं पे फॉरेन इंटरफेरेंस हुआ है, क्योंकि अभी तक तो हम मान के चल रहे हैं कि हमारे इलेक्शन जो है फ्री और फेयर रहे हैं। अब अगर इस तरह की कोई बात आई है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसमें सफाई दे।
तो बहरहाल इस पूरे मुद्दे को लेकर के जो है अब जाहिर सी बात है अगले कुछ दिनों में इसको लेकर राजनीति भी होगी। और साथ साथ जो बड़ी खबर है अभी इस बात की जो सूचना मिल रही है, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, वो ये कि होम मिनिस्ट्री ने, गृह मंत्रालय ने इस मामले की जांच या तो शुरू कर दिया या बहुत जल्द इसका सार्वजनिक रूप से ऐलान हो जाएगा। क्योंकि ऐसी खबरें आ रही हैं कि गृह मंत्रालय ने इस बात की जांच शुरू कर दी है, किन किन को पैसा आया यूएसएड से उनकी लिस्ट बनाई जा रही है, उन सब के पास सवाल भेजे जा रहे हैं, उनसे जानकारी इकट्ठा की जा रही है और बहुत जल्द यह खुलासा होगा कि एनजीओ के नाम पर या किसी और नाम से दरअसल यह पैसा किन लोगों के पास आ रहा था जो सीधा सीधा मोदी की सत्ता को गिराने के लिए साजिशें रच रहे थे। दो टूक में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ चार मेहमान आज की डिबेट में जो है वो जुड़ चुके हैं। आइए चारों मेहमानों का परिचय करवा देता हूं। मेरे साथ राधिका खेड़ा जी जुड़ चुकी हैं, बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राधिका खेड़ा जी। मेरे साथ संदीप त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के नेता हैं संदीप त्रिपाठी जी। प्रेम कुमार जी मेरे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और सौरभ दुबे मेरे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। सबसे पहले राधिका खेड़ा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये पूरा मामला जांच का विषय है कि ये पैसा कहाँ से आ रहा था, किसके पास जा रहा था। भाई 10 साल से आपकी सरकार है, यूएसएड का पैसा आ रहा था, लगातार आ रहा था। ये पहले भी 2012 से संकेत हैं, उसके बाद से आ रहा था। लेकिन 10 साल से 11 साल से 11वां साल आपकी सरकार का, ये सब खुलासे अब क्यों हो रहे हैं? ये खुलासे पहले क्यों नहीं हुए? देखिए, ये खुलासे और जब सामने आए, मोदी जी लगातार ये अपने हर इंटरव्यू में भी कहते आ रहे थे, चाहे 2024 में छत्तीसगढ़ के सरगुजा की रैली हो या कर्नाटक की रैली हो या उसके पहले और उसके बाद अपने इंटरव्यूज हो, वो लगातार ये कह रहे थे कि कोई लोग हैं जो फॉरेन ताकतों का, फॉरेन पैसों का इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे देश में स्थिरता बनाने के लिए। और हम लगातार लोकसभा में भी देखते आ रहे थे कि किस तरीके से जैसे ही ओसीसीआरपी की रिपोर्ट आती थी, राहुल गांधी किस तरीके से पार्लियामेंट में चीखना चिल्लाना शुरू करवाते थे और किस तरीके से पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स को रोकने का काम किया जाता था। लेकिन अब जैसे ट्रंप साहब ने और चीजें सामने लाई और ये एलन मस्क भी लेकर आए और जब सामने खुलासे हो रहे हैं, तो ये बहुत ही चिंताजनक विषय है। अब बात सिर्फ ये नहीं रह गई जो विपक्ष कह देता था कि जी हाँ, प्रधानमंत्री जी ने तो बस ऐसे ही बोल दिया। अब ऑन रिकॉर्ड अगर एक देश के प्रेसिडेंट अमेरिका की ये बात बोल रहे हैं कि भारत में ऐसा पैसा दिया जा रहा था और एक पर्टिकुलर इंसान को जिताने के लिए दिया जा रहा था, तो इससे दो बहुत बड़े सवाल उठते हैं कि क्यों राहुल गांधी और इंडिया अलायंस को बाइडेन की जरूरत पड़ी, यूएसएड की पैसों की जरूरत पड़ी, जॉर्ज सोरोस के पैसों की जरूरत पड़ी। क्या उनको अपने काम पे, अपने देशवासियों पे भरोसा नहीं था कि उनको बाहर वालों की अपने यहाँ पे? और कोई भी चीज ना, मैं एक चीज जानती हूँ अशोक जी, नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज फ्री। कोई मुफ्त में कुछ नहीं होता है। अगर वो उनको पैसा दे रहे थे यहाँ पे सरकार बनाने के लिए, तो बदले में भी उनसे कुछ लेते। तो डील तो दोनों तरफ की होती कि तो कोई भी फ्री में तो कुछ नहीं करता। आप सीधा सीधा आरोप लगा रही हैं कि राहुल गांधी और कांग्रेस का इसमें हाथ था, ये फंड जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। और कांग्रेस का बिल्कुल, आप देखिए ना किस तरीके से यूएसएड ने 7,500 जर्नलिस्ट को पूरे विश्व भर में फंड करने की शुरुआत करी कि इनको ट्रेनिंग दी जाएगी कि कैसे ये अपने अपने देशों में काम करेंगे। हमारे यहाँ पे संभावना, ऑल्ट न्यूज, डेटा लीक्स, ऐसे ऐसे कई बने और इसमें कई सारे पत्रकार, जिनके अगर मैं यहाँ नाम लेना शुरू करूं, चाहे वो, और मैं बहुत जिम्मेदारी से लूंगी, रवीश कुमार उसमें आते हैं, उसमें और चैनल्स के और पत्रकार आते हैं जिनको ये फंड्स आए। और बात यहीं तक सीमित नहीं रही। और ये तो आप और हम तो रोज इन लोगों से लड़ते हैं जो सो कॉल्ड खान मार्केट गैंग है, जिनके पास ये खबरें, जिनके पास ये पैसा आता रहा और किस तरीके से इस्तेमाल हुआ। एक उसमें आदमी योगेंद्र यादव भी थे। मैं योगेंद्र यादव का नाम इसलिए गिन रही हूँ कि योगेंद्र यादव के साथ साथ एक आदमी है विजय महाजन, वो है कांग्रेस पार्टी के राजीव गांधी ट्रस्ट फाउंडेशन के सीईओ, और साथ ही साथ जो राहुल गांधी की पूरी भारत जोड़ो यात्रा थी उसके मेन हेड थे। और योगेंद्र यादव भी बहुत बढ़ चढ़ के इस भारत जोड़ो यात्रा में काम कर रहे थे। और आप अगर जानते होंगे, जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी तो कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स फ्रोजन थे और उस यात्रा का करोड़ों का पर डे का खर्चा था। और ये ऑन रिकॉर्ड मिला है कि विजय महाजन के को 2012 से यूएसएड से पैसा मिल रहा है। 2012 में उनको 80 करोड़ रुपया मिला था, अब वो क्यों उनको मिला था और लगातार मिलता रहा।
तो ये सवाल भी उठते हैं कि जो भारत जोड़ो यात्रा थी राहुल गांधी की, क्या वो भी यूएसएड फंड कर रही थी? क्योंकि सारे तो सामान इनका फ्रोजन था, तो ये डेली पेमेंट्स कैसे कर रहे थे? कहां से वो पैसा आ रहा था? इतने जो ट्रेलर्स चल रहे थे उसमें पेट्रोल, डीजल, हजारों लोगों का खाना पीना, खर्चे, लोगों का ट्रैवल, वो कहां से आता था? और जैसा मैंने कहा कि दो अहम भूमिका निभाने वाले लोग थे, एक योगेंद्र यादव जिनको भी यूएसएड से पैसा मिल रहा था, और ये विजय महाजन। तो बहुत सारी परतें अब खुल के आ रही हैं, जिनका जैसा अब आपने बताया कि गृह मंत्रालय ने इसका संज्ञान ले लिया है और जवाब सबको देने पड़ेंगे। काले चिट्ठे सबके सामने आएंगे और जवाब देना पड़ेगा कि क्यों आपको बाहरी ताकतों को अंदर लाना पड़ रहा है जीतने के लिए। क्या आपको अपने 54 इयर्स के शासन पे विश्वास नहीं है? और क्या ऐसा उनको बदले में प्रॉमिस किया गया था? जैसा मैंने कहा, मुफ्त में कोई किसी पे पैसा नहीं लगा। ठीक है, आएंगे उस पर बदले में क्या है, लेकिन सबसे पहले तो देश को ये जानना जरूरी है कि इसमें कितनी सच्चाई है और ये पैसा जो आ रहा था किस किस के पास आ रहा था। विजय महाजन का आपने खुलासा किया, उसको लेकर बहुत सारी जानकारी मेरे पास भी है, और जाहिर सी बात है कि विजय महाजन और योगेंद्र यादव जो है इसमें इस पूरे मामले में जो है उनकी बड़ी भूमिका रही। संदीप त्रिपाठी, जो राधिका खेड़ा कह रही हैं कि भाई दो चीज़ें हैं, एक बात तो ये कि भारत जोड़ो, क्योंकि कई लोग इस बात को लेकर, और जो कई सूत्र जो मनी ट्रेल निकल रहे हैं उसमें लोग इस बात को लेकर अनुमान लगा रहे हैं कि क्या भारत जोड़ो यात्रा रिजीम चेंज के लिए, ठीक है रिजीम चेंज डेमोक्रेटिक रूप से तो करने का पूरा अधिकार है, राहुल गांधी को अधिकार है, किसी को भी अधिकार है, लेकिन क्या उसमें विदेशी फंडिंग हो रही थी कि भाई नरेंद्र मोदी को कैसे हराया जाए? और साथ साथ ये भी अमेरिका की तरफ से खुलासा हुआ है, ये बाकायदा अमेरिका के पूर्व एक अधिकारी ने खुलासा किया है कि सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, बाकी जगह पर जो मोदी समर्थक कंटेंट हैं उनको रोकने की, उनको रीच कम करने की लगातार चुनाव में कोशिश हुई। क्या ये दो प्रमाण काफी नहीं है इस बात को देखने के लिए कि यूएसएड का पैसे से सीधा सीधा राहुल गांधी या कांग्रेस जो है रिजीम चेंज करने की कोशिश कर रहे थे? संदीप त्रिपाठी। अशोक जी, पहली बात तो मोदी जी सिलिकॉन वैली जाते हैं और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उनके मालिकों से मोदी जी के बहुत बेहतर संबंध हैं। और मैं एक प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूं, कोई आपकी आईडी हो उसमें आप कांग्रेस लिख दीजिए, आपकी रीच घट जाएगी। अब उससे आप असलियत निकाल लीजिए कि हो क्या रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, राधिका खेड़ा जी ने इधर उधर की बात, दुनिया भर की बात बता दी। ये अभी आपने एक बड़ा मौजूद सवाल उनसे पूछा था कि 11 साल क्या सरकार भांग खा के सो रही थी? आज क्यों जगे भाई? आज ऐसा क्या हुआ? आज सवाल हमने खड़े किए कि 182 करोड़ रुपए मतदाताओं की संख्या को बढ़ाने के लिए, उनमें जागरूकता बढ़ाने के लिए। संदीप त्रिपाठी, एक मिनट, मैं आपको ये सवाल आपने खड़े किए, ये कहां से आया? ये सवाल तो एलन मस्क की ओर से आया, डोनाल्ड ट्रंप की ओर से आया, बीजेपी ने उठाया। ये आप इसका श्रेय कैसे लूट रहे हैं कि सवाल आपने खड़े किए? अशोक जी, हमारे बहुत सारे राष्ट्रीय नेताओं के ट्वीट देखेंगे। सुनिए ना सर। अब मैं बताता हूं, जयराम रमेश ने जरूर ट्वीट किया है कि इस पे श्वेत पत्र आना चाहिए। सुनिए ना, इस पे श्वेत, और जो मैं और सहमत हूं इस बात से कि भाई इस पे श्वेत पत्र आना चाहिए, पूरे देश को पारदर्शिता से सब कुछ पता चाहिए, उससे मैं इनकार नहीं कर रहा। लेकिन ये सवाल आपने उठाया, ये बात कि कांग्रेस ने उठाया, ये तो मत कहिए ना, इसका तो कोई प्रमाण आपके पास नहीं है। मैं बता रहा हूं क्योंकि जब 182 करोड़ रुपए वहां की मौजूदा सरकार और एलन मस्क ने भारत को देने से मना किया और ये कहा कि भारत के पास बहुत पैसे हैं और वो हम पर सबसे ज्यादा टैरिफ लगाता है, तो हम उसको 182 करोड़ रुपए क्यों दें? पहली चीज तो हमने सवाल किया कि मोदी जी के मित्र ने भारत को जो 182 करोड़ रुपए मिल रहे थे उसको रोक दिया। पहली चीज। संदीप त्रिपाठी रुकिए, प्लीज रुकिए। अब आप गलत दिशा में जा रहे हैं, गलत एंगल पर जा रहे हैं। आप ये चाहते थे 182 करोड़ रुपए भारत को मिलते रहें। ये 182 करोड़ रुपए भारत को डायरेक्टली नहीं मिल रहे थे, और भारत को इससे कोई एतराज नहीं होना चाहिए कि अमेरिका ने 182 करोड़ रुपए रोक दिए। सुनिए मेरी बात पूरी। ये 182 करोड़ रुपए अलग अलग माध्यम से अलग अलग लोगों, ये भारत सरकार को नहीं आ रहे थे कि भारत सरकार हमसे 182 करोड़ रुपए ले ले और अपने यहाँ स्कूल खोल ले, अपने यहाँ जो अपने हथियार खरीद ले। तो भारत सरकार को 182 करोड़ रुपए नहीं आ रहे थे। थोड़ा अपना जानकारी दुरुस्त करके बोलिए। दुरुस्त है सर। नहीं, दुरुस्त नहीं है, नहीं है सर, दुरुस्त नहीं है। ये 182 करोड़ रुपए भारत सरकार को नहीं आ रहे थे, भारत को मिल रहे थे।
भारत को मिल रहे थे, भारत सरकार को नहीं मिल रहे थे, भारत में कुछ संस्थाओं को मिल रहे थे, अलग अलग रूट से मिल रहे थे। अशोक जी रिक्वेस्ट है, नहीं रिक्वेस्ट है सर, आप अरे सर आप गलत जानकारी मेरी डिबेट में मत दीजिए प्लीज। नहीं हम गलत जानकारी नहीं दे रहे हैं, आप गलत जानकारी दे रहे हैं सर, मैंने आपको पकड़ लिया और अभी आप कह रहे हैं गलत जानकारी नहीं दे रहे। मैं आपको समय दे रहा हूं, पूरा समय दूंगा मैं, लेकिन गलत जानकारी देने की अनुमति नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे दर्शकों को कंफ्यूज मत कीजिए। बोलिए अब। बड़े मजेदार बात, कम से कम आपने इस बात को स्वीकार किया कि भारत सरकार को 182 करोड़ रुपए नहीं मिल रहे थे। अमित मालवीय की वो झूठ की फैक्ट्री चलाने वाले को बता दीजिए कि पूर्व जो है चुनाव आयुक्त की, मुख्य चुनाव आयुक्त के जो है के साइंस के बारे में कहता है। अब सुनिए क्या यार, सुनो यार, एक मिनट रुको यार, एक मिनट संदीप त्रिपाठी, एक मिनट। अब आज आप मजाक कर रहे हैं संदीप त्रिपाठी, रुकिए। अब नहीं रुकिए, मैं प्रेम जी के पास चले जाता हूं, मुझे लगता है उनके पास ज्यादा अच्छे तथ्य होंगे। रुकिए एक मिनट, अब आप मजाक नहीं, सुनिए, आप बिना तैयारी के आए हैं संदीप त्रिपाठी, सुनिए संदीप त्रिपाठी, आप बिना तैयारी के आए हैं। अमित मालवीय ने जो कहा वो 2012 की बात करी है। 2012 में यूपीए सरकार थी और उस समय जो चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगे, वो 2012 की बात कर रहे हैं यूपीए सरकार पर, आज की बात नहीं कर रहे हैं, 2019 की बात नहीं कर रहे हैं, 2024 की बात नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सा चीजों को पहले देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद बोलिए। प्रेम कुमार जी बोलिए सर, प्रेम कुमार जी आप बोलिए सर, क्या लगता है ये पूरा मामला आप किस तरह से देखते हैं इस मामले को? देखिए, यूएस एड से भारत में आया है चंदा, ये बात स्वीकार किया गया है। और हमने ये देखा है जैसे रिजीम चेंज की बात, तो रिजीम कब चेंज हुआ? रिजीम चेंज तो 2014 में हुआ, उसके बाद तो कोई रिजीम चेंज नहीं हुआ। और रिजीम चेंज से पहले क्या हुआ? अन्ना आंदोलन हुआ, भ्रष्टाचार के फर्जी मामले भी आए जो बाद में गलत सिद्ध हुए। तो क्या उन चीजों के पीछे यूएस एड था? ये बड़ा सवाल। एसवाई कुरैशी ने अपने हिस्से में कहा कि निर्वाचन आयुक्त के तौर पर, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के तौर पर उन्होंने चैलेंज किया कि हमने कोई पैसा नहीं लिया है, वो उनका पक्ष है। तो 2014 के बाद से हमने ये भी देखा कि नीति आयोग भी यूएस एड के साथ में स्ट्रेटजी बना रहा है। पैसे ले रहा है कि नहीं ले रहा मैं नहीं जानता, लेकिन मिलकर काम कर रहा है। भाई नीति आयोग का प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो यूएस एड से अगर कुछ आ रहा था तो उसमें मोदी जी को भी फिर तलब किया जाना चाहिए। बताइए, आपकी नीति आयोग ने पैसा लिया था क्या? तो क्या हुआ? इसकी इसीलिए श्वेत पत्र की आवश्यकता है। अपोजिशन, ये सारा मामला क्या है भाई? अपोजिशन गद्दार है। अपोजिशन विदेश के साथ मिलकर के तख्ता पलट की कोशिश कर रहा है। तो कौन सा अपोजिशन? 2014 के पहले वाला अपोजिशन कि 2014 के बाद वाला अपोजिशन? क्योंकि 2014 के बाद वाले ओपोजिशन ने तो अभी तक कोई तख्ता पलट, कोई रीजन चेंज देखा भी नहीं, बल्कि उसकी ताकत अभी 2024 में बढ़ी है, 2019 में तो बहुत घटी हुई थी। तो इस तरह से ये पूरा प्रश्न, अभी हमें तो चाहिए था कि यूएस एड से डोनाल्ड ट्रंप जब बोल रहे हैं कि हमने पैसा दिया और बाइडेन प्रशासन के खिलाफ में बोल रहे हैं और हम उनकी बात को हूबहू मान रहे हैं, अपने देश के लोगों पर अविश्वास कर रहे हैं और बाइडेन पर विश्वास कर रहे हैं। आपको तो बोलना चाहिए बाइडेन सबूत दो, बिना सबूत के बात मत करो। ओके, आपने ठीक कहा। एक मिनट राधिका जी, एक मिनट और आपने बिल्कुल ठीक कहा। सबूत मांगे जाने चाहिए और जो मेरी जानकारी है सबूत मांगे जा रहे हैं, सबूत जुटाए जा रहे हैं, बिल्कुल आपने ठीक कहा। लेकिन एक बात जो आपने कही, राधिका जी एक मिनट आ रहा हूं मैं, एक बात जो आपने कही कि रिजीम चेंज कौन सा, वो इंटरेस्टिंग सवाल है। और यहीं पर जो है विजय महाजन की भूमिका शुरू होती है। और यहां पर दो फैक्ट हैं, आपको बता दूं। रिजीम चेंज कौन सा, 2024 में कौन सा रिजीम चेंज करने की कोशिश हो रही थी, वो नाकामयाब रही। और डोनाल्ड ट्रंप ने यही कहा कि क्या सरकार बदलने की कोशिश हो रही थी? सरकार 2024 में किसकी बदलने की कोशिश हो रही थी, अंदाजा ये देश लगा सकता है। और 2012, मैं बार बार कहता हूं, मैंने पिछली डिबेट में भी इस बात को कहा था, 2010 से 2012, 2013 ये साल देखिएगा, यही वो साल है जब विजय महाजन को पैसा मिलना शुरू हुआ था 2012। यही वो साल है जब चुनाव आयोग ने जो है यूपीए सरकार से परमिशन लेकर उसके बाद जो है समझौता किया था, दस्तखत किए थे। और यह बात ठीक कही प्रेमचंद जी ने, बिल्कुल ठीक कही। अरविंद केजरीवाल के ऊपर बार बार ये आरोप लगते हैं कि क्या अरविंद केजरीवाल फोर्ड फाउंडेशन की कठपुतली थे।
क्या रिजीम चेंज के लिए आए थे अरविंद केजरीवाल, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन अरविंद केजरीवाल अल्टीमेटली रिजीम चेंज करके किस तरफ उन्होंने पलटी मारी, किसकी मदद से सरकार बनाई, किसके साथ 2024 का चुनाव लड़ा, यह सब नहीं भूलना चाहिए। और उससे भी बड़ी बात, मैंने इस बात का खुलासा पहले भी किया है, मैंने खुद अपनी इस किताब में मैंने अपनी किताब में इस बात का खुलासा किया है कि 2010, 2012, 2013 तक लगातार नरेंद्र मोदी को दिल्ली में आने से रोकने के लिए किस किस तरह की साजिशें रची जा रही थी, तीस्ता सीतलवाड़, और कौन कौन से पात्र थे जो विदेशी पैसे, चंदे का धंधा जो चल रहा था, वो नरेंद्र मोदी को दिल्ली में आने से रोकने के लिए क्या क्या कर रहे थे। तो क्या वो पैसा, बड़ा सवाल तो यह है कि क्या वो पैसा दिल्ली में नरेंद्र मोदी को आने से रोकने के लिए खर्च हो रहा था, जिसमें तीस्ता सीतलवाड़, अरविंद केजरीवाल और तमाम तरह के जो कैरेक्टर हैं वो उसमें शामिल थे। ये तमाम सवाल हैं और इन सवालों पर जांच होनी चाहिए। राधिका जी रिस्पॉन्ड कीजिए। एक बात मैं आपकी बात पे जोड़ रही हूँ कि जो ये पैसा खर्च किया जा रहा था नरेंद्र मोदी जी को रोकने के लिए, इस पे हमारे देश का लोकतंत्र भारी पड़ा सारे पैसे के ऊपर। जितनी भी विदेशी ताकतों ने पैसा डाल लिया यहाँ पे, जितनी फंडिंग कर ली, लेकिन हमारी देश के जनता के जो हमारे जो मतदाता है, उनकी जो उंगली पे पावर है मत की, वो सब इन पैसों के ऊपर भारी पड़ गई और इनके सारे मंसूबे फेल हो गए। लेकिन यहाँ पे ये बात कह रहे थे अभी मुझसे जो पहले बोल रहे थे सर, वो कह रहे थे कि हम क्यों अविश्वास कर रहे हैं अपने देशवासियों पे, हम क्यों राहुल गांधी कांग्रेस के ऊपर अविश्वास कर रहे हैं। जब राहुल गांधी की पार्टी के सांसद गौरव गोगोई, जो राहुल गांधी के सबसे करीबी मित्र भी हैं, अक्सर वो हॉलिडेज में भी साथ जाते हैं और खास बहुत आना जाना आसाम में राहुल गांधी का उनकी फैमिली के साथ, उनकी वाइफ एलिजाबेथ गोगोई भी जहां पे होती है, जब वो आएंगी बीच में, जो लगातार इस्लामाबाद के साथ क्या काम कर रही थी और आज तक जिन्होंने अपने देश की सिटीजनशिप नहीं ली, उनकी शादी भी उस समय हुई थी जब यूपीए की सरकार थी, तो उन्होंने तब भी अपनी सिटीजनशिप नहीं ली। तो सवाल पूछे जाएंगे कि क्या ऐसे रिश्ते हैं जो अब बाहर सामने आ रहे हैं, किस तरीके से गौरव गोगोई की भी इस्लामाबाद के लोगों के साथ क्या इन्वॉल्वमेंट थी। और सवाल पूछे जाएंगे जब जॉर्ज सोरोस ये कहेगा कि मुझे भारत में नरेंद्र मोदी जी की सरकार को गिराना है और सोनिया गांधी एक ऐसी संस्था के चेयर होंगी जो जॉर्ज सोरोस द्वारा फंडेड है। अविश्वास कब होगा? जब राहुल गांधी ओसीसीआरपी की रिपोर्ट्स के मुताबिक चल के लगातार संसद में हंगामा करेंगे। अविश्वास तब भी होगा जब राहुल गांधी विदेश जाकर लगातार जॉर्ज सोरोस के द्वारा फंडेड किए गए प्रोग्राम्स जो है उसकी इतनी कंपनीज द्वारा, उनमें जाके भारत के बारे में उल्टा सीधा बोलेंगे। अविश्वास तब भी पैदा होता है जब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वड्रा और उनके सुपुत्र चुपचाप रात के अंधेरे में चाइनीज डिनर चाइनीज डिप्लोमेट्स के साथ खाने जाते हैं। जब सवाल उठाती है सरकार तो पहले डिनाई किया जाता है कैटेगोरिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और जब वो फोटो रिलीज करी जाती है तो रणदीप सुरजेवाला आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं हाँ हाँ वो तो मुलाकात हुई थी। अविश्वास होगा जब आप MOU साइन करेंगे चाइनीज गवर्नमेंट के साथ। तो विश्वास लायक राहुल गांधी या गांधी परिवार या कांग्रेस ने कौन सा ऐसा काम किया है? उन्होंने लगातार देश की संप्रभुता के ऊपर पत्थर मारे हैं, लगातार देशवासियों की, हमारी भारत की अखंडता के ऊपर पत्थर मारने का काम किया है। ठीक है, संदीप त्रिपाठी रिस्पॉन्ड कीजिए। नहीं, बड़ी हास्यास्पद बात ये है कि अखंडता पर हमने हमला किया, जिसने जो है देश के लिए कुर्बानी दी है और खून दिया है, उस पर आज ये सवाल खड़े हो रहे हैं। बड़े हास्यास्पद बात है, पहली बात। दूसरी चीज सर, अभी जो मैं बात कह रहा था, अभी बात आई कुल मिलाकर आप लोगों का जो एक आक्षेप है भारतीय जनता पार्टी का कि हमने डीप स्टेट से मदद ली, तो उस डीप स्टेट के बारे में ट्रंप जी क्या बोलते हैं? ट्रंप जी कहते हैं कि हमारे डीप स्टेट का कोई रोल नहीं है। बांग्लादेश के संबंध में बात कह रहा हूं, यह ऐसी बात है जिस पर भारतीय पीएम लंबे समय से काम कर रहे हैं, इस पर कई साल से काम हो रहा है। मैं इस बारे में पढ़ता रहा हूं, लेकिन बांग्लादेश के मुद्दे पर पीएम मोदी बात बेहतर करे तो बेहतर होगा। अब बताइए सर, उस डीप स्टेट को, उस वहां की सरकार ये कह रहे कि हमारा डीप स्टेट, एक्चुअली होता क्या है सर कि भारत, आज जो मौजूदा भारत की सरकार है, हम भी बहुत सारे देशों में चुनाव के लिए मदद करते हैं, वहां पर ट्रेनिंग देते हैं, कैसे बढ़िया चुनाव हो उसके लिए काम करते हैं, कैसे लोकतंत्र को दूसरे देशों में मजबूत किया जाए उसके लिए हमारा चुनाव आयोग अलग अलग समझौते करके अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाते हैं। पैसे कहाँ देते हैं सर? हम सरकार पैसे कहाँ देते हैं हम?
पैसे कहाँ हम देते हैं, किन किन लोगों को पैसे, किन किन लोगों को अपना डेमोक्रेसी मजबूत करने के लिए, और किन किन एनजीओज को भारत पैसा देता है, विदेशी एनजीओज को, जरा मुझे बताइए। चुनाव अच्छे करवाने के लिए, डेमोक्रेसी मजबूत करने के लिए, चुनाव अच्छे करवाने के लिए भारत में हाँ बोलिए बोलिए। भूटान को अरे भूटान को देश को देते हैं, भूटान देश को देते हैं, भूटान देश को देते हैं कि भूटान में चुनाव कराने के लिए और वहां एनजीओज को देते हैं? देश को नहीं, एनजीओ देश को ना। तो देश, सुनिए एक मिनट रुकिए, मैं आपको एक चीज, एक मिनट मुझे एक मिनट मैं आपको सुनिए एक डेटा बता देता हूं। मुझे लगता है थोड़ा सा लोग कंफ्यूज ना हो, इसलिए एक डेटा बता देता हूं और उसके बाद मैं ब्रेक लेकर फिर आऊंगा। और वो डेटा बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, किसी देश की मदद होती है, और मैं बार बार कहता हूं, स्टेट और डीप स्टेट दो डिफरेंट चीजें हैं। डीप स्टेट नहीं होता, और डीप स्टेट को कोई सीधा सीधा ये नहीं कहेगा कि हां हमारी एजेंसी जो है वहां पर किसी सरकार को गिराने के लिए काम कर रही थी। ये ट्रंप भी नहीं कहेंगे, भले ही आज वहां सत्ता परिवर्तन हो गया, वो ये नहीं कहेंगे कि हां अमेरिका ने किया, क्योंकि उनके लिए वो देश है अमेरिका। और जो डीप स्टेट है वो अलग तरह से काम करता है। डीप स्टेट में बहुत कुछ होता है। मैं आपको सिर्फ एक डेटा दे दूं। यूपीए सरकार के समय, सुनिए एक डेटा ले लीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। यूपीए के सरकार में अमेरिका से जो सीधी मदद आ रही थी वो कितनी थी मालूम है? वो थी 2,589 डॉलर, 589 मिलियन डॉलर, ठीक है, यूपीए के समय में। बीजेपी की आई रूल तो ये मदद कम हो गई, ये हो गई 2,114 मिलियन यूएस डॉलर। यानी मोदी सरकार आने के बाद अमेरिका पर जो सीधी निर्भरता थी, अमेरिका से जो सीधा पैसा आ रहा था, वो कम हुआ। लेकिन अब जानते हैं इसमें इंटरेस्टिंग झोल क्या है? इंटरेस्टिंग झोल ये है जो इनडायरेक्ट पैसा आता है। इनडायरेक्ट किसको? एनजीओज को, मीडिया को, इधर उधर बिजनेस के नाम पर, डेमोक्रेसी मजबूत करने के नाम पर, जेंडर इक्वलिटी के नाम पर, ये जो एनजीओ वगैरह, ये पैसा जो है मोदी सरकार के आने के बाद अचानक बढ़ गया। और वो कितना बढ़ गया? यूपीए सरकार में ये पैसा जो आता था वो आता था करीब करीब 204 मिलियन। अब ये जो है ये सीधा यूपीए सरकार के बाद, ये जो है मोदी सरकार आने के बाद ये पैसा बढ़ गया, लगभग डबल हो गया। लेकिन फिर से कह रहा हूं, इस पर टैप लगातार सरकार कर रही है। और इस बात का खुलासा सरकार ने संसद में किया था। संसद में कहा था कि देश में बड़ी सारी एनजीओ हैं जो अपना रिकॉर्ड नहीं देती, जो पैसा नहीं बताती कितना पैसा आ रहा है विदेशों से, और उसका हिसाब नहीं देती। उन सब एनजीओ के ऊपर निगरानी है, और ऐसी कई एनजीओ के जो लाइसेंस है वो रद्द कर दिए गए हैं। और माफ कीजिएगा, उसमें कांग्रेस के बड़े नेता की बेटी का भी एनजीओ है जिसने फॉरेन फंडिंग का हिसाब नहीं दिया, और उसकी एनजीओ को बंद कर दिया गया, उसके एफसीआरए कैंसिल कर दिया गया। तो बड़ा हंगामा होता है। ये सब चीजें फैक्ट्स हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आता हूं, फिर डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला एमडीएच मसाला। नमस्ते, मेरा नाम रवि है। बहुत सालों से मैं अपना सीएनजी ऑटो चलाता हूँ और इससे मिलने वाले माइलेज से मैं खुश हूँ। नमस्ते, मैं राजेश हूँ। मैंने कुछ महीने पहले कंप्रेस्ड नेचुरल गैस पर स्विच किया है। सीएनजी कम कीमत पर अधिक फायदा देती है और ये आसानी से उपलब्ध है। सीएनजी एक प्रदूषण रहित ईंधन है। इसकी उच्च इग्निशन तापमान के लिए धन्यवाद। आज ही सीएनजी अपनाएं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। कदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है। कदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है। जी जाने से तैयार है, इसीलिए तो हम लहरों के पहरेदार हैं। जय भारती, जय भारती। अपने नौसेना, अपने भारत के सारथी। जय भारती,
पैसा बचाना पैसा कमाने के बराबर है। अब मैं खुश हूँ कि मैं अपने पीएनजी स्टोव की वजह से हर महीने कुछ पैसे बचा सकती हूँ। जैसे ये 20 से 25% तक फ्यूल के उपयोग को कम कर देता है। मेरा पीएनजी स्टोव ISI मार्क के साथ 100% सुरक्षित भी है। इसके अलावा पीएनजी फ्यूल के रूप में पूरी तरह से जलता है, जिससे इसे पर्यावरण के अनुकूल फ्यूल के नाम से जाना जाता है। तो पीएनजी फ्यूल का उपयोग करें और मेरी तरह पैसे बचाएं। जीरा से प्यास बुझाएं। डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। दो टुक आप देख रहे हैं, दो टुक में चर्चा कर रहे हैं विदेशी चंदा खेल ये गंदा, और इस गंदे खेल में कौन कौन शामिल है, इस गंदे खेल के सूत्रधार कौन थे, इसी पर चर्चा कर रहे हैं। यूएसएड को लेकर जो लगातार डिबेट चल रही है, यूएसएड को लेकर जो लगातार खुलासे हो रहे हैं, उसमें आज तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी बाकायदा कह दिया कि भारत में 21 मिलियन डॉलर जो है भारत में जा रहे थे। क्या ये वहां की सत्ता को बदलने के लिए जा रहे थे? तो सवाल यह है कि मोदी की सत्ता को बदलने के लिए, मोदी की सत्ता को पलटने के लिए, जैसा जॉर्ज सोरोस ने कहा था कि मैं अपने खजाने खोल दूंगा नरेंद्र मोदी को हराने के लिए, क्या अमेरिकी डीप स्टेट, यूएसएड और तमाम भारत में जो ऐसी कई शक्तियां थी, क्या वो मिलकर विदेशी चंदे के दम पर यह गंदा खेल खेल रही थी? इसी पर चर्चा कर रहे हैं। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ राधिका खेड़ा बीजेपी से जुड़ी हुई हैं, संदीप त्रिपाठी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के नेता हैं। मेरे साथ जो है सौरभ दुबे स्टूडियो में जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और मेरे साथ प्रेम कुमार जी जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सौरभ दुबे, ये पूरा खेल जो है भाई, इस पर एक श्वेत पत्र आना चाहिए। जयराम रमेश ने बाकायदा इसको लेकर कहा, तो अब वक्त आ गया कि इस पर दूध का दूध पानी का पानी हो, देश जाने कि भाई ये कौन है, कौन क्या खेल खेल रहा है। देखिए बिल्कुल अशोक जी, ये बहुत गंभीर मुद्दा है। जो विषय है वो इतना गंभीर है कि आप समझिए कि भारत की जो संप्रभुता है, भारत की अखंडता है, उससे खिलवाड़ करने का, और साथ ही साथ जो भारत के आंतरिक व्यवस्था है उसमें कहीं ना कहीं दखल अंदाजी करने का मामला सीधा सीधा दिखाई देता है। और जहां तक मेरी जानकारी है, इस पर जांच भी बैठा दी गई है, और भारत और अमेरिका के बीच से एक सूची भी आदान प्रदान की गई है। और उस सूची में जहां तक मेरी जानकारी है, बड़े NGO, बड़े पत्रकार, बड़े जो है जो हमारे यहाँ थिंक टैंकर बोला जाता है जिनको, वो लोग हैं, और तमाम कुछ अन्य लोग ऐसे भी हैं जो जिनका विदेशी दौरा जो है काफी महत्वपूर्ण नजरों से देखा जा रहा है कि उनके विदेशी दौरे जो है वो कई बार लगातार आते जाते रहे। देखिए, लोग कहते थे कि जो नोटबंदी है उसका क्या प्रभाव पड़ा। मैं तो समझता हूं कि नोटबंदी का सीधा सीधा प्रभाव ये दिखाई दे रहा है कि इतनी बड़ी जो साजिश भारत के खिलाफ चल रही थी वो अपने आप खुल के सामने आ रही है। क्योंकि देखिए, नोटबंदी से पहले जो ब्लैक नोट का धंधा था, जो काला बाजारी थी, उसी से सारे चुनाव परिणाम जो है वो परिवर्तित किए जाते थे। उस नोटबंदी को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनती है और नोटबंदी लाती है, तो वो जो नोटबंदी करती है, तो काला बाजारी जो नोट की थी, जो पॉलिटिकल फंडिंग में पैसा खर्च होता था, वो कहीं ना कहीं तो रुक गया। नहीं, पर आप जो तर्क दे रहे हो उस आधार पे तो फिर ये आरोप नहीं लगेगा कि नरेंद्र मोदी ने 2014 में जो है पैसे के दम पर, ब्लैक मनी के दम पर सत्ता पद बदल दी? नहीं, मेरी पूरी बात सुनिए, मैं क्या कह रहा हूं। अगर वो जो आंतरिक तौर पे भारत के अंदर जो एक ताकत थी, उसको कहीं ना कहीं उस माध्यम से चोट पहुंची, तो जो विदेशी फंडिंग है वो ज्यादातर प्रभावी हो गई। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी आपने जिक्र किया पिछले 10 वर्ष का यूपीए का, उस समय जो है वो 2500 कुछ लगभग मिलियन डॉलर का जो है वो विदेशी यूएस फंड देता था भारत को। लेकिन जब एनडीए की सरकार बनती है तो सीधा लगभग 450 मिलियन डॉलर की कमी आ जाती है, जो डायरेक्ट फंडिंग हो रही थी भारत को एक मदद करने के परिप्रेक्ष्य में। लेकिन वही फंडिंग जो एनजीओज हैं, जो प्राइवेट एनजीओज हैं, उनकी बढ़ जाती है। और जब एफसीआरए पे अमित शाह जी गृह मंत्री बनते हैं और एफसीआरए सर्टिफिकेट उस समय तमाम एनजीओ के रोक दिए गए थे, कैंसिल कर दिए गए थे, तो उस समय ये साफ मामला एक खुल करके सामने आया था कि विदेशी फंडिंग के तहत जो है एक बड़ा पैसा जो बाहर से जो है वो कुछ एनजीओज को आता था, वो चुनाव में इस्तेमाल हो रहा था। उस पर कहीं ना कहीं ये जो टीम बनी है, ये जो जांच चलेगी, उसमें खुलासा अब निकल करके आएगा। क्योंकि देखिए, जो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप हैं,
उन्होंने अब इस बात को खुद स्वीकार कर लिया है कि एक ऐसी साजिश लगभग 182 करोड़ रुपए अमेरिका से खर्च होने थे, जाने थे, और वो चुनावी खर्च के माध्यम से कि वहां पर परिवर्तन हो, सत्ता परिवर्तन हो, इसके लिए एक विदेशी ताकत भी लगी हुई है। तो उसमें पहले की फंडिंग भी आ रही थी, पहले तो लगातार इस बात की फंडिंग हो रही थी, अब तो रोकती गई है। नहीं, रोकी गई है, मैं इसीलिए कह रहा हूं ना आपको, रुक गई। और देखिए अगर होती भी तो अभी राधिका खेड़ा जी ने जो एक बात कही कि लोगों ने पैसे की बजाय जो लोगों का जो जनमत है ना वो कहीं ज्यादा प्रभावी होने लगा है। अभी पैसे से ज्यादा लोगों ने जनमत जो दिया है वो वास्तव में प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी की सरकार रही है, तीसरा टर्म जो है वो फंडिंग कहीं ना कहीं रुकी है, लेकिन वो जनमत वो पैसे के बावजूद, क्योंकि जिस तरह से कुछ आंदोलन भी देखे गए, देखिए हम सीधा आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन किसान आंदोलन की आड़ में कुछ ऐसे आरोप लगे हैं कि उसको एक फंडिंग की गई थी। केजरीवाल जी के जो पूरा आंदोलन था उसके अंदर भी एक ऐसा आरोप लगा था। और मैं सीधी सी बात कह रहा हूं कि जो भारत जोड़ो यात्रा थी उसका अभी तक उसकी जो है वो मेरे ख्याल से उसकी जांच करानी चाहिए, और वहां पर एक बड़ी फंडिंग जो है लगी है भारत जोड़ो यात्रा में। ठीक है, लेकिन जांच कराने से रोका किसने? वो तो सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार जांच कराए। लेकिन संदीप त्रिपाठी, आप बोलिए, लेकिन मैं आप बोले उससे पहले मैं आपको सिर्फ एक डॉक्यूमेंट अपने तमाम दर्शकों की और सब पैनलिस्ट की जानकारी में भी रख दूं। जो आपने कहा ना 2010-12, देखिए 2010 और 12 में क्या फर्क था। ये 2010 का एक सीक्रेट CIA का डॉक्यूमेंट है जो लीक हुआ। इसमें CIA ने, और CIA में भी डीप स्टेट के लोग हैं, इस बात को सब जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं, और CIA की तरफ से भी रिजीम चेंज करने के लिए क्या क्या होता है वो सब जानते हैं। ये बाकायदा CIA का लीक डॉक्यूमेंट है, और इस डॉक्यूमेंट में CIA ने 2010 में BJP को सर्विलांस पर डाला था। यानी CIA जिन चीजों को सर्विलांस पे, यानी जिन पर नजर रखनी है, जिनको रोकना है, उसके लिए CIA ने BJP को भी सर्विलांस पे डाला था। ये CIA का डॉक्यूमेंट है। तो मैंने इसीलिए कहा 2010, 11, 12, 13, 14 बड़े इंपॉर्टेंट साल हैं। इस पूरे दौर में नरेंद्र मोदी को दिल्ली में आने से कैसे रोकना है, इसकी एक बड़ी साजिश रही। बोलिए संदीप जी। अशोक जी, जब हम सत्ता में थे तब वो डीप स्टेट कथित रूप से जो हमको मदद कर रहा है, हमारी विचारधारा को मदद कर रहा है, वो हम सत्ता में थे तब पराजित हो गया, और आज हम विपक्ष में हैं तो मोदी जी को सरकार से हटा देगा। ये भी जरा सोचने वाली बात है। सर हटा नहीं पाए, यही तो बात हो रही है। हटाने की साजिश थी। सर हम ये कह रहे हैं कि जो चीज हम सत्ता में थे तब हम सत्ता नहीं बचा पाए, जिसकी वजह से, जिसकी मदद से आप जो सवाल खड़े कर रहे हैं 2010 के बारे में, तो आज कैसे संभव होगी? तो इतनी कोई भी संदीप जी, आपने जो सवाल उठाया ना, सुनिए, आपने जो सवाल उठाया ना उसको समझने की जरूरत है। देखिए, दुनिया में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बड़े से बड़ा फंड लेकर काम कर ले विदेशी ताकतों के साथ, ये बात ठीक है। जब एक हवा चलती है ना, और किसी भी सत्ता के खिलाफ, इंदिरा गांधी के खिलाफ 1977 में जब हवा चली, इंदिरा गांधी देश की इतनी शक्तिशाली नेता थी, लेकिन ऐसे ऐसे नेताओं ने हरवा दिया कांग्रेस को जिनको लोग जानते तक नहीं थे। तो जब हवा चलती है ना तो कोई नहीं रोक पाता, और उसी तरह से जो है, उसी तरह की हवा 2014 में भी थी, और दिल्ली में भी हवा चली है, इसमें कोई दो राय नहीं। दिल्ली में हवा चली, कांग्रेस इतनी शक्तिशाली पार्टी, लेकिन कांग्रेस को आम आदमी पार्टी जैसी छोटी पार्टी ने जीरो पे समेट दिया, क्योंकि चाहे भले ही वो किस फोर्ड फाउंडेशन का पैसा था, किसके दम पे, लेकिन आम आदमी पार्टी एक परसेप्शन बनाने में कामयाब रही, और उसने कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया। तो इस बात को स्वीकार कीजिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, आता हूं, एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, आता हूं। आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला। क्या आप अक्सर अपने वाहन के लिए फ्यूल भरने से थक गए हैं? कुशलतापूर्वक ड्राइविंग ही एकमात्र रास्ता है। अपने आगे के ट्रैफिक का ध्यान रखकर ईंधन की लागत बचाएं, ताकि आप गाड़ी को धीमी कर सकें। गाड़ी चलाने की गति प्रति घंटे 55 किलोमीटर से कम बनाए रखें। सही गियर और क्लच का इस्तेमाल करें। एयर कंडीशनर का कम इस्तेमाल करें। लाल बत्ती पर अपने वाहन को बंद कर दें। होशियारी से ड्राइव करें और अपनी बचत को बढ़ाएं। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसन हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार।
ओ मेहता साहब, किन ख्यालों में खोए हुए हो? म्यूचुअल फंड के इक्विटी फंड में एसआईपी तो किया है, पर अभी मार्केट डाउन है। समझ नहीं आ रहा चालू रखूं या बंद कर दूं। म्यूचुअल फंड्स में रिस्क तो है, इसलिए इसमें उतने ही पैसे डालो जिसे लंबे समय तक रख सको। बात तो सही है आपकी। चलिए संभल के। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। अब लोन प्रोसेसिंग में इतनी देरी, ये सब ना तुमसे नहीं होगा। लो तुम ही कर लो। देखो तुम इधर आओ। क्या बात? फाइनेंशियल एसेट्स का प्रमाण देना है, इस वजह से लोन अटका है। देखो, अकाउंट एग्रीगेटर से जुड़ो। अकाउंट एग्रीगेटर बैंक इत्यादि के पास उपलब्ध आपकी वित्तीय जानकारी को आपकी स्पष्ट सहमति से ऋण देने वाली वित्तीय संस्थाओं से साझा करता है। पापा, इट इज सो इजी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। Money saved is money earned. I'm now happy that I could save money every month because of my PNG stove, as it cuts down on 20 to 25% of fuel usage. My PNG stove is also 100% safe with the ISI mark. Moreover, PNG as a fuel burns completely, making it a more environment-friendly fuel. So, use PNG and save money like me. आज दही बड़ा खाने का मन है। वाह क्या स्वाद है। असली स्वाद तो MDH दही बड़ा रायता मसाले से ही आता है। MDH। चलिए, दो टूक आप देख रहे हैं विदेशी चंदा खेलिए गंदा, इसी पर चर्चा कर रहे हैं। चार मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं। जल्दी से मैं प्रेम जी आपके पास आ रहा हूं। प्रेम जी, इस बात को लेकर के एक मिनट रुकिए, मैं आता हूं। संदीप जी समय थोड़ा सा कम है, जल्दी क्योंकि आज थोड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी समय निकल गया। प्रेम जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि देखिए, इसमें एक बड़ा जो पात्र है, और मेरे पास अभी समय नहीं है लेकिन मेरे पास बड़े सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। ये विजय महाजन जो है, विजय महाजन सीधा गांधी परिवार का करीबी है। विजय महाजन जो है राजीव गांधी फाउंडेशन के सलाहकार बोर्ड में है। विजय महाजन भारत जोड़ो यात्रा के मुख्य जो एडवाइज़र, राहुल गांधी के एडवाइज़र, मीडिया में तमाम रिपोर्ट्स हैं। और इस विजय महाजन का USAID से सीधा रिश्ता है। इस बात के भी मेरे पास डॉक्यूमेंट है कि विजय महाजन को सीधा जो पैसे मिल रहे थे USAID से, फोर्ड फाउंडेशन से। क्या ये अपने आप में पर्याप्त चीज़ें नहीं हैं बताने के लिए कि क्या खेल था? देखिए, सीधा तो और भी चीजें दिखती है अशोक जी। सीधा ये भी दिखता है कि स्मृति ईरानी USAID के ब्रांड एम्बेसडर रही 4 साल में, और जिन सालों का आप जिक्र कर रहे थे उस दौरान रही 2011 से 15 के बीच में। सीधा ये भी दिखता है कि यूपीए सरकार के खिलाफ एक आंदोलन खड़ा किया गया। उसमें सिर्फ आम आदमी नहीं, उस पूरे आंदोलन में बीजेपी और RSS भी था। तो वो पैसा सिर्फ आम आदमी पर इल्जाम लगा देने से नहीं होगा। बीजेपी, RSS, आम आदमी सबको बोलिए, सबने उस पैसे का इस्तेमाल किया होगा, ये मान के चलिए, तो जांच की बात है। इसके बाद में आज के रिजिम में आई, चलिए विजय महाजन है, तो विजय महाजन के खिलाफ जांच करने से इस सरकार को किसी ने रोका है? जांच करे, लेकिन जांच इस बात की भी हो, सबूत तो इस बात के भी है कि प्रधानमंत्री जी नीति आयोग के प्रमुख है, नीति आयोग ने भी USAID से पैसा लिया या समझौता किया, सरकारी संस्थानों ने लगातार किए। तो ये सारे भी चीजें हैं, तो केवल सेलेक्टिव ढंग से विजय महाजन का ही नाम क्यों लिया जाए? ये मेरा सीधा सा प्रश्न है। ओके, जल्दी से राधिका खेड़ा जी रिस्पॉन्ड कीजिए। लेकिन एक मिनट, राधिका खेड़ा जी रिस्पॉन्ड करें उससे पहले मैं एक चीज, प्रेम जी, आपके पास मेरा नंबर होगा, क्योंकि आपने जो अभी कहा स्मृति ईरानी जी USAID की ब्रांड एम्बेसडर थी। मैंने अभी तुरंत चेक कर रहा हूं, मुझे ऐसा कोई डॉक्यूमेंट या कोई खबर नहीं मिल रही। अगर आप मुझे भेज देंगे, मैं भेज दूंगा। हाँ, आप मुझे भेज दीजिए, इस बात की पुष्टि हो जाए, क्योंकि नहीं उनका स्टेटमेंट क्या मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे पास मुझे ऐसा कोई डॉक्यूमेंट अभी जो है, मैंने तुरंत डाला, मुझे ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिला कि स्मृति ईरानी USAID की ब्रांड एम्बेसडर है। लेकिन राधिका, मैं आपके इंतजार करूँ। राधिका खेड़ा जी, ये बात तो देखिए साफ है कि जब भी सत्ता परिवर्तन होता है, कोई ना कोई बड़ा आंदोलन होता है। आंदोलन हुआ, जिस तरीके से करप्शन वाली सरकार 2024 तक यूपीए की रही, उसके खिलाफ आंदोलन खड़ा हुआ और सरकार परिवर्तन हुआ। लेकिन मैं एक बात इन सब चीजों से फिर कहना चाहूंगी कि हमारी भारत की जो डेमोक्रेसी है, हमारी जो जनता है, वो कोई भी बाहर के द्वारा
फंड किया हुआ फर्जी आंदोलन, मतलब अस्थिरता लाने के लिए जो किया गया आंदोलन, दो तरीके के हो सकते हैं। एक जो असली मुद्दे का आंदोलन है और एक ही जो इस तरीके से बाहर के देश जो नहीं चाहते कि भारत एक शक्तिशाली ताकत बने, भारत आगे प्रोग्रेस करे, भारत बड़ा बने, तो वो चाहते हैं कि भारत पीछे रहे। और जिस तरीके से गांधी परिवार हमेशा से जॉर्ज सोरोस के कहने पे चलता आया है, डीप स्टेट के कहने पे, तो वो चाह रहे थे कि कठपुतली भारत बना रहे। लेकिन हमारी देश की जनता ने जिस तरीके से इन लोगों के मंसूबों को फेल करने का काम किया, ये फर्जी आंदोलन दबा दिए, ये बहुत ही काबिले तारीफ है। तो इससे एक सीख जरूर मिलती है कि चाहे जितना भी पैसा आ जाए, चाहे जितने जो बाइडेन आ जाए, जॉर्ज सोरोस आ जाए, लेकिन भारत की डेमोक्रेसी सर्वोपरि है, यहाँ की जनता बहुत समझदार है और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी डेमोक्रेसी बहुत ताकतवर है, जो इन चीजों के आके नहीं खत्म हुआ। ओके, मेरे पास समय बहुत कम है क्योंकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी। संदीप जी माफ़ी चाहूँगा, मुझे बार बार समय का याद दिलाया जा रहा है, कुछ ब्रेक भी बाकी है, लेकिन मैं सिर्फ एक छोटा सा अंत में कर दूँ। हम इस मुद्दे पर डिबेट चलती रहेगी और मेरा वादा है कि मैं आप लोगों को जोड़कर और ज़्यादा समय देने का बिल्कुल प्रयास करूँगा, क्योंकि मुझे लगता है दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, श्वेत पत्र हो, जाँच हो। लेकिन सिर्फ एक चीज़ मैं यहाँ पर सिर्फ जोड़ दूँ दर्शकों की जानकारी के लिए, ये यूएसएड कोई अचानक से कोई ब्लैक लिस्टेड कंपनी नहीं है। यूएसएड अमेरिका की तरफ से काम करने वाली एक संस्था है और ये यूएसएड के काले कारनामे अब जाकर खुल रहे हैं। तो मैं स्मृति ईरानी यूएसएड की ब्रांड एम्बेसडर थी, इसका मैं इंतजार करूंगा इस लेकिन यूएसएड के साथ कोई किसी सरकारों का जुड़ाव कोई ऐसा नहीं माना जाए कि वो बड़ा गलत है, क्योंकि पहले खुलासे नहीं थे, लेकिन अब अमेरिका में बहुत बार बार खुलासे हो रहे हैं कि इस यूएसएड में किस तरह से गोरख धंधे चल रहे थे। और जो बांग्लादेश में रिजीम चेंज हुआ है उसके बाद ये चीजें और ज्यादा खतरनाक तरीके से सामने आ रही हैं। और भारत में भी क्या बांग्लादेश बनाने की कोशिश थी, जिस बात की तरफ सौरभ जी ने इशारा किया, समय नहीं था, लेकिन जो किसान आंदोलन हुआ, सीए के खिलाफ आंदोलन हुआ और इसके अलावा जो बाकी आंदोलन हुए, उन सब में जो है कहीं ना कहीं जो है यूएसएड का पैसे से फंडिंग हो रही थी। इस बात के संकेत मिल रहे हैं, जांच बाकी है। जी जल्दी। हाँ, 2005 ओआरएस की गुडविल एम्बेसडर थी वो, और उसका कारण था उस समय जो क्योंकि वो बड़ी लोकप्रिय अभिनेत्री हुआ करती थी, क्योंकि सास भी कभी बहू है उस सीरियल में आती थी, इसलिए उनको उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। उसके बाद इस तरह की जो प्रेम कुमार जी लगा रहे हैं आरोप, बिल्कुल चलिए डिबेट जारी रहेगी, क्योंकि मुझे लगता है राधिका जी समय बिल्कुल खत्म हो गया माफी चाहूंगा, लेकिन इस पर चर्चा जरूर होगी क्योंकि यह बड़ा अहम विषय है और इसकी तहकीकात होनी चाहिए, इसकी जड़ तक जाना चाहिए। दो टूक में फिर इस विषय को लेकर आऊंगा, यह मेरा वादा है, लेकिन आज के लिए इतना ही। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।